नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्न्स एंड स्कार्स पे। तो आइए बात करते हैं बर्न्स एंड स्कार्स, जिनके बारे में आपने सुना होगा या फिर अक्सर घर में जो है ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो हैं हो सकती हैं। और इसके अलावा घर से बाहर भी आपको किसी फैक्ट्रीज़ में या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर के आग का जो काम है वो होता हो, वहाँ पे जो बर्निंग के ऐसे चांसेस हैं वो होने के भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए, बर्न्स एंड स्कार वैसे तो इतने डेंजरस नहीं हैं कि इससे डेथ भी किसी की हो जाए, लेकिन अगर जैसे कि स्कारिंग हुई है या फिर डिफॉर्मिटी हुई है और अगर इसमें इनके जो ट्रीटमेंट है उसमें अगर डिले हम कर दिया जाए और वूंड जो है वो इन्फेक्टेड हो जाए और इन्फेक्शन जो है वो अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो जाए या विक्टिम को इन्फेक्शन हद से ज़्यादा हो जाए, तो फिर इससे जो डेथ के चांसेस हैं वो बढ़ भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे मामलों में जो डेथ है वैसे ऐसे जल्दी होती नहीं है। तो जो बर्न्स हैं उनकी अगर हम ट्रीटमेंट दें उन्हें टाइम पे, और जो स्कार्स हैं उन्हें हम टाइम पे ट्रीट कर दें और उन्हें कॉन्टेमिनेटेड होने से बचा लें, तो उनको जल्दी ही मतलब ठीक होने में तो कम टाइम लगेगा ही। इसके साथ हम उस विक्टिम को जो कि बर्न हुआ है या जिसके स्कार्स हुए हैं उसे हम पेन से और जो उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब होने से भी हम बचा सकते हैं। तो बर्न्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक यहाँ पे है ड्राई हीट के कारण बर्न होना, और दूसरा है मॉइस्ट हीट के कारण बर्न होना। तो ड्राई हीट के कारण जैसे कि सीधा सीधा आग के कांटेक्ट में, फायर के कांटेक्ट में आ जाना, या फिर किसी हॉट मेटल के कांटेक्ट में आ जाना, यानी कि स्किन का किसी हॉट मेटल के साथ टच हो जाना। और केमिकल्स जो हैं, केमिकल से भी बर्न हो सकते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक रिएक्शन वाले केमिकल्स होते हैं, उनसे जो बर्न है वो हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है तो व्यक्ति जो है बर्न हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी किसी को शॉक लग गया है तो उससे भी वो बर्न हो जाएगा। और इसके अलावा रेडिएशंस के कारण भी जो रेज़ हैं उनके कारण भी जो बर्न्स हैं वो हो सकते हैं, अगर कोई उनके कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रह जाए तो। और अगर बात करें हम मॉइस्ट हीट की, तो मॉइस्ट हीट में यहाँ पे 3 जो हैं रीज़न्स वो मौजूद हैं। तो सबसे पहला है बॉइलिंग वाटर, यानी कि अगर किसी के ऊपर गरम गरम पानी या फिर उबलता हुआ पानी जो है वो पड़ जाए। और दूसरा है स्टीमिंग, यानी कि भाप से। और तीसरा है हॉट ऑयल या फिर कोल तार। हॉट ऑयल जैसे कि घरों में हम तेल गरम करते हैं, या वैसे भी फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो गरम तेल होता है, अगर वो किसी पे पड़ जाए तो उसके कारण से भी जो स्कैल्स हैं वो हो सकते हैं। और कोल तार, यानी कि जो गरम कोल है, गरम कोल तार है, वो अगर पड़ जाए तो उसकी वजह से भी जो स्कैल्स है वो हो जाते हैं। और अगर हम बर्न्स और स्कैल्स की बात करें तो दोनों का रिज़ल्ट ही सेम होगा, यानी कि इसमें एक तो डीप स्टेज है बर्न की, और दूसरी है सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल में देखिए, सुपरफिशियल जो स्किन की लेयर है वो इन्वॉल्व होती है, जिसमें कि छाले से पड़ जाते हैं, जिन्हें हम ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी कहते हैं। और जो बर्न्स हैं वो अगर डीप बर्न्स हैं तो उनमें जो है फर्स्ट एड जल्दी से जल्दी देने की ज़रूरत है। और इन डीप बर्न्स को हम कैसे नाप सकते हैं कि डी जो बर्न है वो डीप है, तो उसका हमें बड़ा ही सिंपल सा तरीका है उसका पता लगाने का। एक मेथड है वॉल्स रूल ऑफ 9। तो आप उस मेथड के ज़रिए जो है आप बर्न की डिग्री का पता कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो कितने परसेंटेज तक बर्न हुआ है। तो आइए इसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम हेड एंड नेक का हिस्सा देखें, यानी कि हेड से लेके नेक तक का हिस्सा, तो वो है 9%। दूसरा है अपर लिम्स का, दोनों अपर लिम्स जो हैं यानी कि हमारी दोनों आर्म्स जो हैं वो हैं 9%। फ्रंट ट्रंक यानी कि आपके जो शरीर का आगे वाला हिस्सा है, छाती और पेट का, वो है 18%। और बैक ऑफ ट्रंक यानी कि आपका जो सारा गर्दन से नीचे कमर तक का हिस्सा है, हिप तक का हिस्सा है, वो भी 18%। लोअर लिम्स यानी कि दोनों टांगों की बात करें तो दोनों लोअर लिम्स, ईच लोअर लिम्ब 18%।
यानी कि एक भी 18 और दूसरी भी 18। ऐसे ही अपर लिम्ब एक भी 9 और दूसरी भी 9। और जो पेरिनियम एरिया है यानी कि ग्रोइनल रीजन है वो है 1%। तो इस तरह से जो वॉल्स रूल ऑफ 9 है, आप इससे जो व्यक्ति है उसकी डिग्री को आप नाप सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो कितना परसेंट तक बर्न हो चुका है या कितना डीपली उसे बर्न जो है वो हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी अगर बर्निंग उसे हुई है तो सबसे पहले तो जहाँ पे बर्न एरिया है, इफेक्टेड पार्ट है, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव बर्निंग पेन होगी, यानी कि पेन ऐसी होगी कि जैसे कुछ जल रहा हो। और अगर बर्निंग ज़्यादा है तो उससे पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगेगी और वो एरिया रेडनेस हो जाएगा और माइल्ड सुपरफिशियल बर्न में वो रेडेंट्स जो होंगे वो बन जाएगा। यानी कि वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक सुपरफिशियल बर्न है और एक डीप बर्न है। तो सुपरफिशियल बर्न में रेडनेस जो है वो हो जाएगी, लेकिन डीप बर्न में क्या होगा, ब्लैक जो होगा वो कलर में ब्लैक हो जाएगा और छाले से पड़ जाएंगे, यानी कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन जो है वहाँ पे अगर सुपरफिशियल बर्न है तो हो जाएगी। और एक्सटेंसिव बर्न में पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, यानी कि अगर पेशेंट जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से या फिर किसी केमिकल या फिर ड्राई हीट की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बर्न हो गया है तो वो शॉक में भी जा सकता है। और इसके अलावा जो अगर कहीं पे आग लगी है तो हो सकता है कि पेशेंट, अगर आग का धुआं बहुत ज़्यादा उठा है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है जो कि एक जहरीली गैस है। तो हो सकता है कि उसका धुआं जो है व्यक्ति की सांस के द्वारा उसके लंग्स तक चला गया हो और उसे उसका दम घुटने से उसकी डेथ भी हो सकती है धुएं के कारण। तो इन कारणों में जो है ऑक्सीजन जो है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाती और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक पॉइजनस गैस है। तो इसकी हम फर्स्ट एड मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि मैंने आपको गैस पॉइजनिंग में बताई थी। गैस पॉइजनिंग का जो वीडियो है हमारा वो भी यूट्यूब पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं और उसमें मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप उसी के हिसाब से इसकी जो मैनेजमेंट है वो करेंगे। तो सबसे पहले अगर कहीं पे आग लग गई है तो आप क्या करेंगे, आपका पहला काम क्या होगा, आप फर्स्ट एड मेजरमेंट्स उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप जो पॉइंट लेंगे वो है पुट आउट द फायर, यानी कि आप अगर थोड़ी सी आग है तो आप उसे बुझाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के कपड़ों को आग लग गई है तो आप किसी ब्लैंकेट की मदद से आप उस व्यक्ति को रैप कर सकते हैं उस ब्लैंकेट में, या अगर आपके पास बच्चा है कोई तो आप उसको ब्लैंकेट से रैप करके बाहर की तरफ लेके जाइए और या फिर अपने आप को भी आप ब्लैंकेट के साथ रैप कीजिए और फिर आप वहाँ से जहाँ पे आग लगी है वहाँ से भागकर बाहर जाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों को आग लगी है तो आप उसे सीधा सीधा बिना बुझाए उसे फ्रेश एयर में ना लेके जाए, क्योंकि फ्रेश एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है जिससे कि आग और भी ज़्यादा फैलती है। तो आप इसीलिए पहले ब्लैंकेट की मदद से या पानी की मदद से कोशिश कीजिए आग को बुझाने की और उसके बाद ही आप व्यक्ति को बाहर की तरफ लेके भागिएगा। उसके बाद आपने जो बर्न पार्ट है उसे आप ठंडे पानी से, जो कि बर्फ़ वाला ठंडा पानी होता है, किसी बकेट की मदद ले सकते हैं आप या फिर कोई वॉशिंग बाउल ले सकते हैं या फिर किचन के सिंक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ठंडा पानी आप डाल के किसी टब वगैरह में या बकेट में ठंडा पानी डाल के उस जो बर्न पार्ट है उसे वहाँ पे डिप कर दीजिए और उसे तब तक डिप करके रखिए 15-20 मिनट तक आप उसे डिप करके रखें या फिर तब तक डिप करके रखें जब तक के जो पेन है वो उसकी कम ना हो जाए, उसे पेन से राहत ना मिल जाए। और अगर हो सके तो आप उसे अगर पॉसिबल हो सके तो आप उसे क्लीन वाटर के साथ जो है उसके जो क्लॉथ्स हैं उन्हें आप क्लीन वाटर में आप डिप कर दीजिए और आप जो है वो बर्नड एरिया जो है उसे भी आप क्लीन और ठंडे पानी में ही डिप करके रखिए जब तक के जो पेन है वो चली ना जाए। आइए अब बात करते हैं कि अगर आपके पास पानी अवेलेबल ना हो, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है,
तो आप जो बर्न एरिया है उसे स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ या फिर कोई धुली हुई साफ़ सुथरी जो शीट है उसके साथ या फिर किसी ऐसे कपड़े के साथ जो कि क्लीन हो उसके साथ आप कवर अप कर दीजिए उस बर्न एरिया को, ताकि वो एयर के एक्सपोज में ना आए। अगर एयर के एक्सपोज में आएगा तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकती है। लेकिन अगर फेस का बर्न है तो आप फेस मास्क के जैसे जो ड्रेसिंग है वो व्यक्ति के फेस पे कीजिए, विक्टिम के फेस के कीजिए, उसी शेप में आपको मास्क के शेप में आपको ड्रेसिंग करनी है। और नोज़ के जो जहाँ पर सांस लेने के लिए आपको 2 होल्स बना देने हैं। उसके बाद अगर व्यक्ति ने कोई रिंग या ब्रेसलेट या फिर शूज़ या फिर टाइट फिटिंग जो है आर्टिकल्स वो डाले हैं तो वो आप उतार दीजिए, ताकि हो सकता है अगर स्वेलिंग हो तो हो सकता है कि स्वेलिंग होने से बाद में उसे उतारना या निकालना मुश्किल हो जाए। और उसे केयरफुली जो है आप पैड ड्राई कीजिए। अगर आपने वाटर में डिप किया है तो उसे आपको पैड ड्राई करना है, यानी कि पैड के ज़रिए आपको ड्राई करना है उस एरिया को। और अगर सुपरफिशियल बर्न है तो आपको उसे पानी से निकाल कर उसे स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ जो है कवर अप कर देना है। और लेकिन अगर बर्न एरिया लार्ज है तो उसे आप क्लीन कीजिए किसी साफ़ सुथरी लॉन्डेड यानी कि धुली हुई शीट के साथ। और पेशेंट को आप या विक्टिम को आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में मेडिकल एड के लिए ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद अगर कोई लार्ज एरिया डैमेज हुआ है तो वहाँ पे आप आइस पीस जो होता है या फिर कोई आइस पैक आप बना सकते हैं, या फिर टॉवल में आप आइस को पैक करके वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइस पैक या फिर टॉवल में आइस जो है आप अप्लाई करने से जो पेन है वो कम हो जाएगी विक्टिम की, और इससे बर्निंग सेंसेशन से भी विक्टिम को राहत मिलने लगेगी। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार जब बर्न होता है तो कुछ लोग उस पर आटा यानी कि मैदा या फिर बटर या फिर बेकिंग सोडा जो होते हैं वो लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो प्लीज़ डू नॉट पुट फ्लावर, बटर और बेकिंग सोडा ऑन द बर्न साइट। और कोई लोशन या ऑइंटमेंट आप जो है बर्न एरिया पे या फिर कोई ऑयल आप नहीं लगाएंगे। ऐसी कोई भी चीज़ अप्लाई ना करें जिसके साथ उस विक्टिम को इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाए। और कभी भी अगर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो यानी कि छाला पड़ जाए तो कभी भी आप उसे प्रिक ना करें और ना ही उसे ब्रेक डाउन करें, यानी कि उसे पील भी ना करें, छीले भी ना। और अगर क्लॉथ जो हैं बर्न होने के कारण जो क्लॉथ है वो कई बार स्किन पे चिपक सा जाता है, तो अगर आप उसे खींच के निकालेंगे या उसे खींचने की कोशिश करेंगे तो ये उस विक्टिम के लिए बहुत ही पेनफुल होगा। तो आप उसे मत खींचिए, मत निकालिए, बल्कि आप उसे स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ, स्टेराइल शीट के साथ उस जो इन्फेक्टेड एरिया है उसे आप कवर अप कर दीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि पेशेंट को ज़्यादा टच मत कीजिए। अगर ज़रूरत है तो ही पेशेंट को आप टच कीजिए, क्योंकि बर्न वाले पेशेंट को टच करने से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं अगर डीप बर्न है तो उसमें बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर केमिकल बर्न है तो उसमें हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे? तो केमिकल बर्न में ज़्यादातर स्किन जो है वो कांटेक्ट में आने से जो है बर्न होते हैं। अगर स्किन जो है किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ जाए तो वो जो बर्न है वो हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको कंटामिनेटेड क्लॉथ्स को व्यक्ति के हटा देना है, यानी कि रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको जो पानी है उसमें सोक करके आपको कंटामिनेटेड इस तरीके से क्लॉथ्स को रिमूव करना है कि वो आपके हाथों को टच ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो कंटामिनेटेड क्लॉथ है वो आपके हाथों को टच कर जाए और आपके हाथों से जो केमिकल है वो आपको भी बर्न या फिर आपको भी नुकसान पहुंचाए। अब केमिकल बर्न की जो मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे? अफेक्टेड एरिया को आप ठंडे पानी में जो है डिप करके रखें, और या फिर उसे 10-15 मिनट के लिए डिप करके रखें। और उसके बाद आप सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सोल्यूशन है वो आप एसिडिक बर्न्स पे जो है आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर एल्केलाई बर्न है तो उसमें आप विनेगर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको पानी से धोने से पहले जो है वो यूज़ करना है। और जो जनरल ट्रीटमेंट मैंने पहले बताए बर्न के लिए वही सेम इसमें भी यूज़ करने हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी सनबर्न के बारे में। तो सनबर्न में हमें क्या करना है कि अगर किसी को सनबर्न हो गया है तो सबसे पहले आप उसे
धूप में ज़्यादातर ये समर्स में देखा गया है सनबर्न। तो सनबर्न में आपको पेशेंट को सबसे पहले शेड में लेके जाना है, यानी कि धूप वाली जगह से हटा के उसे किसी शेड में लेके जाएं। तो आपको जो है उसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं, और उसे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं दे सकते हैं, जैसे कि नारियल का पानी है या नींबू पानी है, या फिर ऐसे जो ठंडे ड्रिंक्स होते हैं वो आप, लेकिन नॉन अल्कोहलिक हों तो वो आप उन्हें दीजिए जिससे कि सनबर्न हुआ है। और जो हमने बाकी का जो पड़ा है उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है। और अगर इससे व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप व्यक्ति को डॉक्टर के पास जो है लेके जाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि अगर गर्म हवाओं से बर्न हुआ है तो ये ज़्यादातर जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे ऐसे जो हैं केसेस देखे गए हैं। तो उसके लिए अगर गर्म हवा से कोई स्किन का जो पार्ट है वो डैमेज हुआ है तो उस पर आप मॉइस्चर अप्लाई कीजिए, और जो एक्सपोज एरिया है उसे आप कवर करके रखिए तो बेहतर है। यानी कि जो धूप के संपर्क में हमारी जो स्किन जो है कांटेक्ट में आ रही है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना कवर करके रखिए। तो आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न के बारे में। तो इलेक्ट्रिक जो है इंजरीज जो है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट लगने से या फिर अचानक से कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगने से जो है हो जाती है। तो अचानक से ये हीट जो है वो जनरेट होती है, और जब करंट लगता है तो बॉडी में ऐसी ये हीट एक जो है वो जनरेट होती है। तो इसमें हमें मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करनी है कि जो पेशेंट है उसे हमें फिज़िकल इंजर होने से बचाना है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ गिरता है तो हो सकता है उसे इंजरी कहीं पे हो गई हो। तो आपको उसका ध्यान देना है कि अगर इंजरी हुई है तो सबसे पहले आप उसे ट्रीट करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसका रेस्पिरेटरी सेंटर या फिर कार्डियोवैस्कुलर सेंटर अरेस्ट तो नहीं हुआ, यानी कि स्टॉप तो नहीं हुआ, यानी कि उसके सांस लेने की प्रक्रिया और जो दिल की धड़कन है वो बंद तो नहीं हुई, और जो उसके क्लॉथिंग है, फुटवेयर है, वो आपको उतार देने हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव आपको जो है वो डालने हैं। और जो अगर पेशेंट शॉक में जा चुका है तो उनके लिए जैसे मैंने शॉक में बताई थी वो मैनेजमेंट जो है, अनकॉन्शियस पेशेंट बताई थी, वो मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए अगर किसी को लग गया है तो उसे बचाने के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले तो आपने स्विच ऑफ करना है जहाँ से करंट पास आउट हो रहा है, या फिर जो मेन स्विच है आप उसे बंद कीजिए, और जो प्लग है उसे सॉकेट से आप रिमूव कर दीजिए। उसके बाद पेशेंट को आपने लेटा देना है, और पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है आपने। और पेशेंट को डायरेक्टली आप कभी भी टच मत कीजिए अगर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो। हाँ, जब वो इलेक्ट्रिक शॉक से यानी कि अगर आपने मेन स्विच ऑफ कर दिया है देन आप उसे टच जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद पेशेंट के जो अगर जिन लाइव वायर्स के कांटेक्ट में आया है उनका स्विच ऑफ कीजिए, और वायर्स को उससे सेपरेट कीजिए। ध्यान दीजिए, पहले स्विच ऑफ करना है, और स्विच ऑफ करते हुए ध्यान रखिए आपके पैरों में और आपके हाथ गीले ना हो, और आपके पैरों में कोई चप्पल या फिर इस तरह का कोई जो रबड़ सोल का शूज़ रहते हैं वो पहने हों। उसके बाद आप पेशेंट को किसी लॉन्ग वुड स्टिक के साथ या किसी लॉन्ग वुड स्टिक की मदद से आप उस पेशेंट को अलग कीजिए। और क्योंकि जो वुडन स्टिक होती है वो एक नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप वुडन बोर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं या वुडन स्टिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा रबर ग्लव्स पहनिए अगर अवेलेबल है तो। ऐसा काम करने से पहले आप ध्यान दीजिए कि रबर ग्लव्स आपने डाले हों। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन अगर आपको देने की ज़रूरत लगे, अगर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा तो आप उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी दे सकते हैं, कार्डियक मसाज भी दे सकते हैं। और उसे आपको इस तरह से ट्रीट करना है जैसे कि मैंने अनकॉन्शियस मैनेजमेंट में बताया था, अगर शॉक में गया है पेशेंट तो आप उसे उस अनकॉन्शियस पेशेंट की जो मैनेजमेंट है वो दे सकते हैं। और अगर बर्न्स है तो आप उसे, जैसे मैंने पहले बताया कि बर्न्स को आप ठंडे पानी में डिप कीजिए और उसके बाद उसे स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर कीजिए। तो इसमें भी आपको स्टेराइल ड्रेसिंग से जो बर्न है उसे कवर करना है, और पेशेंट को जो मेडिकल एड है उसको दिलवाने के लिए वो अरेंजमेंट्स करने हैं। और पेशेंट को अगर जब पेशेंट पूरा
कॉन्शियस हो चुका है, देन आप उसे कोई टी, कॉफ़ी अगर वो कुछ भी लेना चाहे तो वो भी आप उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये बर्न्स एंड स्कैल्स का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।